this is Anant Arya from Anant Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of LN Akash Bansal classes and Career Point. And in this lecture, we will discuss about the center of mass. And at first, we will discuss about the theoretical terms of center of mass. So at first, we will define center of mass. That what is center of mass? The center of mass of a system is an imaginary point. Imaginary point states that we cannot see this center of mass of a system by our naked eye, at which the entire mass is said to be concentrated. मतलब कोई एक मास है, इसको एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई एक यूनिफॉर्म मास है, बट ये यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि एक मास यहाँ पे इतना मास ऐड हुआ है, इसको मान के चलते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म मास है। तो ये जो अगर ये यूनिफॉर्म मास है, कोई रॉड है, तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है इट लाइज एट द ये अगर L, ये इसका लेंथ L है, तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पर लाई करेगा। तो ये यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब इस पूरे बॉडी का, यहाँ पे इस बॉडी में ढेर सारी पार्टिकल्स हो गए और इसी पार्टिकल्स में एक यहाँ बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ये क्लियर हुआ कि सेंटर ऑफ मास कहते हैं किसको है। नाउ एक ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इट इज़ सच अ पॉइंट एट विच इफ ए एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू दैट पॉइंट देन द बॉडी गोज प्योर ट्रांसलेशन एंड नो रोटेशन। जब बॉडी में ये एक ऐसा पॉइंट है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको ये ज़्यादा समझ में आएगा। सो कंसिडर बाय कंसिडरिंग ए बॉडी, ये एक बॉल है। अब इस बॉल को मैंने एक फोर्स दिया, आगे की तरफ एक फोर्स दिया। ये फोर्स जब लगेगा, व्हेन दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस बॉडी देन इट विल, ये आगे भी बढ़ेगा, ये ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा एज वेल एज ये एक रोटेशनल मोशन भी, क्योंकि जब हम इसको आगे आगे धक्का दे रहे तो ये एक रोटेशनल मोशन भी करेगा, ऐसे घूमते हुए आगे जाएगा, घूमते हुए। तो इसका पाथ कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इसका जब पाथ देखें, ये पाथ बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है, इसको स्टडी करना बहुत कम्प्लेक्स है। सो अगर इसका ये सेंटर ऑफ मास देखें, ये यहाँ पे इसका एक स्फीयर का या तो एक किसी बॉल का, सर्कल का जो सेंटर ऑफ मास है वो ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करता है। तो ये जो ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करता है, अब इसको अगर हम सेंटर ऑफ मास से अगर इस बॉडी को स्टडी करें तो ये यहाँ पे वेलोसिटी आगे और एक्सेलरेशन भी आगे होगा, ठीक है। अब इसको जब स्टडी करते हैं तो सेंटर ऑफ मास से ये यहाँ पर सेंटर ऑफ मास एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है। तो अगर दोनों को अगर हम पूरा देखें, अगर पूरा पार्टिकल एक क्या स्पाइरल पाथ फॉलो कर रहा है, बट अगर सेंटर ऑफ मास देखें वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, तो सिंपल कौन सा है, किसको सिंपल करना, स्टडी करना सिंपल है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। जैसे हम लोग लिखते हैं द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, वी नो दैट एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है, ये SCOM लिखे, सेंटर ऑफ मास इज इसको रिप्रेजेंट किया जाता है COM से। सो वेन एवर राइट द फॉर्मूला लाइक एफ नेट इज इक्वल्स टू MA, सो एस हेयर एक्सेलरेशन इज द सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है, ना कि पूरे पार्टिकल का। पूरा पार्टिकल का एक्सेलरेशन बहुत डिफरेंट होता है, इसको स्टडी करना कॉम्प्लेक्स है, बट इसका सेंटर ऑफ मास को देखें तो वो सिंपल है। और जैसे P इज इक्वल्स टू MV हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी पूरे पार्टिकल का नहीं, एक्चुअली वो सेंटर ऑफ मास का होता है। तो ये पूरा ये इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट, तो ये जो वेलोसिटी होता है वो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होता है। अब जैसे मोमेंटम भी सेंटर ऑफ मास का है। हाँ, मोमेंटम भी सेंटर ऑफ मास का है। अब देखा जाए एक और एग्जांपल, जैसे ये मार्कर है, अब इसको जैसे हम ऊपर फेंकेंगे तो एक ये है ना, कौन सा स्पाइरल पाथ ऐसे फॉलो करके जाएगा, एक स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा। अब ये जो स्पाइरल पाथ है इसको फिर स्टडी करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो अगर इस बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास देखें तो ये बीच में लाई कर रहा है। तो अगर हम इस बीच से ये जो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है, ये इसका जो पाथ है बहुत डिफ़िकल्ट है। ये जो पाथ है
जैसे ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा है, ये कुछ इस टाइप से प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा है, ये कुछ इस टाइप से मतलब। लेकिन अगर इसका सेंटर ऑफ मास को देखें, ये सेंटर ऑफ मास सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो कर रहा है, मतलब कुछ इस टाइप से फॉलो कर रहा है पाथ। तो कौन सा इजी है, ये वाला कि ये कॉम्प्लेक्स वाला कि सीधा सेंटर ऑफ मास? इसलिए हम लोग सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। जैसे यहाँ पे मोमेंटम निकाले वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास लेके, और यहाँ जब फोर्स निकाले तो एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास लेके। गोइंग फर्दर इन द चैप्टर सेंटर ऑफ मास, वी विल स्टडी द इवेल्युएशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे पहले इस चीज़ को जानने से पहले जानना होगा कि व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। The first is the discrete system and the second is the continuous system. In discrete system, a system of several particles or several body having separation between them or finite separation between them is known as discrete system. जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कोई ईंट है, ईंट अलग अलग सेपरेट करके रखा हुआ है तो वो एक डिस्क्रीट सिस्टम हुआ। ईंट अगर एक अलग अलग सेपरेशन में रखा हुआ है तो वो क्या है, एक डिस्क्रीट सिस्टम। अगर वही ईंट का एक दीवार बना दिया जाए तो उस सिस्टम को कहेंगे हम लोग कंटिन्यूस सिस्टम। तो उस जो कंटिन्यूस सिस्टम है, देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द ब्रिक्स बट देयर इज सेपरेशन बिटवीन द ब्रिक्स व्हेन इट वाज लेड ऑन द सरफेस। सो उस समय क्या था, उसमें फाइनाइट क्या था, कोई भी सेपरेशन था। नाउ इन कंटिन्यूस सिस्टम हम लोग डिस्क्रीट सिस्टम में दो मास का या 2 3 4 5 लगातार मास का n टाइम्स मास का हम लोग उसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। बट इन कंटिन्यूस बॉडी कंटिन्यूस सिस्टम लाइक अ सिलेंडर और रॉड और हेमिस्फेयर और स्पेयर, उसको हम लोग कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम कहते हैं जिसमें कोई सेपरेशन नहीं होता है। उसको निकालने का 3 तरीका है। द फर्स्ट मेथड इज लैम्डा इज इक्वल्स टू dm/dl, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, और एंड वी से रिप्रेजेंट लैम्डा एज लीनियर मास डेंसिटी, and rho and sigma is equals to mass per unit area, that is surface density, and rho is equals to mass per unit volume, that is known as volume density. So we will see the use of this continuous system when we will derive the center of mass of different bodies. Going further, I am going to discuss about the derivation of position vector of center of mass of the two particles of the two discrete particles of the masses m1 and m2, which is located at the position vector of r1 and r2. Here it is the derivation of the position vector as the academic exam point of view. I am explaining the derivation in detail, but for the competition exams like JEE, NEET or Olympiad, we just need to memorize the formula of direct formula of the position vector of center of mass. So you can see this picture here. The first particle of mass m1 is located at the position vector r1, and the second mass m2 is located at the point at the position vector r2. Here the external forces are applied, like here it is applied F1 and F2. But here the internal force are cancelled, as we know that the opposite forces are, or the internal forces, main point is the internal forces are cancelled in pair. तो यहाँ पे जो इंटरनल फोर्स होगा वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स होगा. तो बाय अप्लाइंग हेयर velocity of m1, here the we let the velocity of m1 here is v1 and velocity of m2 is v2. Momentum of m1 is p1 and momentum of m2 is equals to p2. As there is no internal force, यहाँ पे इंटरनल फोर्स नहीं है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी इंटरनल फोर्स के कारण कोई वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा, जो होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा होगा. Now by applying the Newton's second law, the external force is equals to dp by dt, that is the change, that is the small amount of momentum by time. So external force here is F1 and F2. यहाँ पर दो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पर F1 और F2 लग रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू d बाई dt. यहाँ दो मोमेंटम, यहाँ पर m1 का p1 लग रहा है और m2 का p2 लग रहा है. So F1 plus F2 is equals to d by dt. We will further write, we know the formula of momentum, that is equals to mass into velocity.
mass into velocity. So F1 plus F2 is equals to d by dt into mv1 plus mv2. So we can also write v1 as dr by dt and v2 as dr2 by dt. So F1 plus F2 is equals to d by dt m1 by substituting this value of v1 and v2 in this equation. So we will get equation like this, and by further differentiating we will finally we will get a equation like this: f1 plus f2 is equals to d square by dt square into m1 r1 plus m2 r2. Now we will divide we will step is double derivative step. yes, this is the double derivative step. Now further we will multiply m1 plus m2 and divide m1 plus m2 in this equation. So f एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2. यहाँ पर इस m1 प्लस m2 ये जहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हुआ है उसके बाहर m1 प्लस m2 लगा दिए और अंदर में क्या कर दिए, m1 प्लस m2 को डिवाइड में कर दिए. तो ये पहला इक्वेशन बना. फाइनली ये मेरे पास ये आया बाय अप्लाइंग द न्यूटन सेकंड लॉ. ये फर्स्ट इक्वेशन आया. अब एक और फॉर्मूला पड़ता है फोर्स का, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. देयर इज टू मासेस m1 एंड m2. देयरफॉर f एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इनटू acceleration, the acceleration of center of mass. So center of mass का यहाँ तो here the double derivative of the position vector is the double derivative of the position vector of the center of mass is the acceleration of the center of mass. So m1 plus m2 into d square by dt square into rcm. So finally if we equate this both equation, we will get rcm and is equals to m1 r1 plus m2 r2 by m1 plus m2. So finally we get equation of the center position vector of center of mass. That is our topic of the derivation of position vector of center of mass. Finally we get rcm is equals to m1 r1 plus m2 r2 by m1 plus m2. This position vector can also be expressed as in terms of summation. So we can write rcom is equals to summation of mi ri by summation of mi, where the we will the value of I will be I is equals to from 1 to I is equals to n, I is equals to 1 to I is equals to n. तो यहाँ पर जब एक से दो से ज़्यादा मासेस है, 2 3 4 इन्फिनाइट n टाइम्स का मासेस है, तो ये फॉर्मूला है. फॉर एग्जांपल जैसे सेंटर ऑफ मास कोई दो पार्टिकल के लिए कैसे लिखेंगे, m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2. और तीन पार्टिकल है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. इस टाइप से ये हम लोग समीशन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं. Going further in this lecture, now I am going to discuss the Cartesian coordinates of mass center of particle m1 at point x1 y1, m1 at point x1 y1 and particle m2 at point x2 y2. So we can write the position vector of center of mass. ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये जैसे दो मासेस है m1 और m2, इसका जो सेंटर ऑफ मास है इन दोनों के बीच में लाई करेगा. तो एक यहाँ पे डॉटेड लाइंस बना ली और यहाँ पे कोई बीच में, तो ये क्या है, RCOM, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो RCM इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2. एज आई हैव इसका डेरिवेशन पिछले वाले क्लिप में था. तो ये जाना है कि हम लोग ये कैसे डिराइव हुआ. तो ये मेन है. RCM तो वेक्टर के फॉर्म में ना है. हाँ वेक्टर, तो यहाँ पे ये साइन भी लगेगा. अब यहाँ पर RCM, तो यहाँ पे R1 वेक्टर R1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. R1 जैसे x1 y1 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये xi कैप प्लस yj कैप, जैसे ये है, ये कोऑर्डिनेट्स में है, इस टाइप से है. तो हम ये xi कैप आगे गया है और yj कैप ऊपर गया है. तो R1 आई कैन रिप्रेजेंट R1 एज R1 वेक्टर R1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं x1 प्लस x1 आई कैप प्लस y1
जे कैप. Similarly, I can also represent मतलब the ये position. वेक्टर के फॉर्म में दिखा रहे हैं. हाँ, this is represented in a unit vector. Similarly, similarly for R2 vector position vector of M2 R2. ठीक है, तो ये R2 इसको देखें तो R2 को लिख सकते हैं x2 I कैप प्लस y2 j कैप. तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R1 इन दिस इक्वेशन, R1 का वैल्यू जब इसको सब्स्टिट्यूट करते तो M1 इंटू x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस M2 बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R2 फ्रॉम हेयर x2 आई कैप. R2 कैसे हुआ है, आगे x2 आई कैप, ये x2 आगे चले और y2 ऊपर गए तो x2 आई कैप में है. आई कैप यूनिट वेक्टर हम लोग जानते हैं इस टाइप से होता है. वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज ऊपर की तरफ होता है जे कैप, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है आई कैप, एंड इन द जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है के कैप. ये बेसिक है वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का. ठीक है, तो यहाँ पर आर सी एम इक्वल्स टू M1 x1 ये पुट कर दिए. आफ्टर दैट बाई मल्टीप्लाइंग M1 इंटू M1 with x1 I cap plus y1 j cap and M2 with x2 I cap plus y2 j cap, we will get this equation. Now हम लोग क्या करेंगे कि आई कैप जो है ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है उसको एक साइड लिख देंगे. आई कैप जैसे M1 x1 आई कैप में M1 x1 प्लस M2 x2 बाई M1 प्लस M2 इंटू आई कैप लिखेंगे प्लस M1 y1 प्लस M2 y2 बाई M1 प्लस M2, ये जे कैप में आया. तो अब ये पोर्शन को हम लोग एक्सियम कह सकते हैं. मीन्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ एट एक्स एक्सिस में कितना हुआ, ये एक्स आई कैप हो गया M1 x1 प्लस M2 x2 बाई M1 प्लस M2, और M1 वाई सी एम क्या हो गया, वाई सी एम हो गया मेरे पास M1 y1 प्लस M2 y2 बाई M1 प्लस M2. ऐसे जैसे जेड सी एम निकालना है, तो उसके लिए भी सिमिलर होगा M1 z1 प्लस M2 z2 बाई M1 प्लस M2. तो ये हुआ कि ये कैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ मास सेंटर निकाले अगर पार्टिकल M1 का है ना कोऑर्डिनेट इतना और इतना दिया हुआ है. गोइंग फर्दर, नाउ वी विल डिस्कस अ प्रॉब्लम related to the lecture. Find position vector of mass center of a system of three particles that is 2 kg, 4 kg and 6 kg located at position vector दिया हुआ है तीनों पार्टिकल का R1, R2 और R3. हम लोग को निकालना है मास पोजीशन वेक्टर ऑफ मास सेंटर. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मास सेंटर का एक फॉर्मूला, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समेशन करके जो आरसी कितना भी पार्टिकल के लिए लग सकता है. वी हैव डिस्कस अर्लियर द मास सेंटर ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल, बट इन दिस हेयर we will find the position vector of mass center of 3 particle. तो यहाँ पर M1 mi ri by mi, जहाँ पे i का वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर n तक जाएगा, i का वैल्यू 1 से स्टार्ट करके n तक जाएगा. तो यहाँ पर 3 पार्टिकल के लिए डिस्कस किया जा रहा है. तो हम लोग लेंगे आर सी इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3. और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर तीनों पार्टिकल का दे दिया है, दैट इज R1 का दिया वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, R2 का दिया है वो सब्स्टिट्यूट, और मास तीनों को दे दिया है. पोजीशन वेक्टर है ना वहाँ. हाँ, ये पोजीशन वेक्टर रहेगा. ये पोजीशन वेक्टर है. तो यहाँ पर आरसी हो गया, यहाँ पे मास का वैल्यू, पहला पार्टिकल का मास है 2 kg, तो पहला पार्टिकल का मास है 2 kg, तो 2 यहाँ पुट के सब्स्टिट्यूट कर दिए, और R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 का दिया हुआ है इतना. फिर ये सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद और बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 दैट इज़ 2 प्लस 4 प्लस 6, ये सब को कैलकुलेट करने के बाद फाइनली मेरे पास ये आता है 24 आई कैप बाई 12. ये पूरा नीचे डेनोमिनेटर में मेरे पास 12 है, तो हर एक पार्ट को यहाँ पे 12, यहाँ पर 12, यहाँ एलसीएम लेंगे तो सेम बात होगा, एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा नीचे. तो 24 आई कैप बाई 12, 24 जे कैप बाई 12 प्लस 8 के कैप बाई 12. तो यहाँ पर 12 2 जो 24, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 बाई 3 कैप. सो दिस इज हाउ I have find the position vector of center of mass when 3 masses are given and the position vector of 3 mass given as R1, R2 and R3. Now in the next case of the position vector,
location of center of mass relative to particle when whose mass center is at origin। अगर मास सेंटर ही अगर origin पर है तो यहाँ पर देखते हैं मास सेंटर क्या है, origin। ये दो मास है m1 और m2 और उसका जो मास सेंटर है जो पोजीशन ऑफ मास सेंटर क्या है, origin पे है, दैट इज 0,0 पर है। तो इफ़ वी अज्यूम सेंटर ऑफ मास at origin, then position vector rc, that is position vector of center of mass vanishes, मतलब वो खत्म हो गया, means that it becomes 0। तो rc vector rc becomes equals to 0 there is equals to, इसका फॉर्मूला जानते हैं m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2। देयरफॉर अगर ये टर्म पूरा 0 हो गया तो m1 प्लस m2 इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड और वी कैन देयरफॉर m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग जाना, अगर सेंटर ऑफ मास क्या है मेरा ओरिजिन पे, तो m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट द मैग्नीट्यूड r1 एंड r2 वेक्टर ऑफ वेक्टर r1 एंड r2, देन वी हैव, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, जैसे ये पार्टिकल m2 इधर जा रहा है और इसका पोजीशन वेक्टर इधर है, तो दूसरा मास है m1 इधर जाएगा तो इसका पोजीशन वेक्टर इधर होगा, दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी r1 और r2 दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट वैलिड है ना, हाँ, जैसे इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो जैसे यहाँ पर m1 और m2 का तो वही मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन एक आगे जा रहा है तो एक पीछे आ रहा है, तो एक हो गया पॉजिटिव एक हो गया नेगेटिव, तो ये पूरा पार्ट नेगेटिव हो गया, तो हम इसको ये इक्वल्स टू के राइट साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2। यहाँ पर r1 और r2 क्या लिए है, ये मैग्नीट्यूड है r1 r2, पोजीशन वेक्टर r1 और r2 का। तो यहाँ पर फाइनली हमको मिला m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2। नाउ और आगे हम लोग देखते हैं कि r1 बाई r2, यहाँ पर r1 इधर ही रखेगा और r2 इधर आएगा, तो m2 इक्वल्स टू m2 बाई m1। सो फाइनली वी कैन conclude that thus center of mass of two particle system lies between the two particle, between midpoint में नहीं, between the two particles on the line joining them, जो लाइन जॉइन कर रहा है them, and divide the distance between them in the inverse ratio of masses of particle। जैसे ये इन्वर्स रेशियो का मतलब है जैसे जहाँ पर मास ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर मास ज़्यादा रहेगा वहाँ पर पोजीशन वेक्टर कम होगा, और जहाँ पर मास कम होगा वहाँ पर पोजीशन वेक्टर ज़्यादा होगा। ये कंक्लूड यहाँ पर इस बात को किया जा रहा है। इसको यहाँ देख भी सकते हैं कि r1 और m1 क्या इन्वर्स रिलेशन में है, जैसे यहाँ पर r1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 और यहाँ पर जो r2 है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m2। देयरफॉर r1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई m1 और r2 होगा 1 बाई m2 होगा। So this is all about today. So dear JEE and NEET aspirant, I have tried my best to deliver the lecture for all varieties of student. So watch the videos patiently without skipping the video. So thank you for today, and in the next lecture we will discuss the further cases of center mass and the problems related to the today's lecture.